यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, हार्डवर्क या स्ट्रेटेजी? दोनों की जरूरत है। हार्ड वर्क इसलिए जरूरत है क्योंकि देखिए अंडर द स्काई जो भी टॉपिक है उस सबको पढ़ना है, तो बिना मेहनत के आप कवर नहीं कर पाएंगे। और वो इतना विशाल है, वो इतना वाइड एंड वास्ट है कि उसमें आप सब नहीं पढ़ सकते हैं। और अब तो मैंने एक जगह एक लिस्ट देखी ऑनलाइन कि 20 कोचिंग ऐसे हैं जो फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें लोग पुअर लोगों को फ्री कोचिंग दे रहे हैं। यूपीएससी के लिए बुक्स को पढ़ना या नोट्स बनाना? नोट्स बना के पढ़ने से इफेक्टिविटी ज़्यादा होती है। मैंने तो यही किया। अगर आप पढ़ते हो तो आपको सिग्नल कहाँ, आँख से आप जो है एक सिग्नल जाता है, लेकिन जब आप लिखते हो तो हाथ से भी सिग्नल माइंड में जाता है। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? ये दोनों की जरूरत है। डे ड्रीमिंग होनी चाहिए। जब आपको कुछ अच्छा ना लगे, केवल आपका जो आईएएस का मिशन है कि मुझे आईएएस बनना है, वही अच्छा लगे, वही आपको डे नाइट 24 सोते जागते दिखाई दे। 20 साल पुरानी बात है। डॉक्टर बर्ग साहब संभल के एमपी थे। उनकी चिट्ठी लेके मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा, ये साहब सपा की सरकार थी है। हमने कहा ठीक है, ये तो काम तुम्हारा हो नहीं सकता है, इसमें ये दिक्कत है। फिर वो आदमी यहाँ से जाता है उनके पास, ठीक है, और चिट्ठी मैंने अपने स्टाफ को दे दी। 2 घंटे बाद बर्ग साहब का फोन आता है और वो मेरे से बहुत गर्म में होकर बात करते हैं। आपको असली खुशी किस चीज से मिलती है? लोगों की मदद करनी। फिर तो हम लोग इस बात के ऊपर एक जादू की चिप्पी लेंगे। क्यों? मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों की मदद करके। देने वाला दानी कहलाता है, लेने वाला कर्जदार होता है। तो कर्जदार नहीं बनना चाहिए। अब मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। नहीं देखिए मुझे। हेलो, ये फोन किसका है? फोन का है मेरा। तनिष्क देखो बेटे फोन। अच्छा ये तो रहा है सामने, क्या कर रहा हूं मैं? हेलो 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 हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? ऑफिस के बाद? ऑफिस के बाद ओहो, कैसे बताओ, इधर आओ। अच्छा इसको तुम कह रहे हो? एक मिनट, वॉच पकड़ने की। कौन सा? दिन आप यूज करते हो एक डिवाइस, पता ही तो है आपको। ये तो रहा साइलेंट। 10 साल के बाद जाके पता लगा मुझे। अब 10 साल में पहली बार पता लगा साइलेंट है। ये भगवान क्या होगा? एक नेताजी का एक चिट्ठी लेके मेरे पास आए और हमने चिट्ठी रख लिया। हमने तब कहा, आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? मैं संभल में था। संभल में था। और ये बर्ग साहब हमारे एमपी थे। कितने साल पहले की बात है? ये 20 साल पुरानी बात है। डॉक्टर बर्ग साहब संभल के एमपी थे। उनकी चिट्ठी लेके मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा, ये साहब सपा की सरकार थी है। हमने कहा ठीक है, ये तो काम तुम्हारा हो नहीं सकता है, इसमें ये दिक्कत है। फिर वो आदमी यहाँ से जाता है उनके पास, ठीक है, और चिट्ठी मैंने अपने स्टाफ को दे दिया। 2 घंटे बाद बर्ग साहब का फ़ोन आता है और वो मेरे से बहुत गर्म में होके बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपने, ये आदमी आया है, आपसे मिला था? हमने कहा जी साहब मिला था। तो आप काम करे या ना करे, लेकिन आपने मेरी चिट्ठी क्यों फाड़ दी? तो हमने कहा चिट्ठी तो हमने नहीं फाड़ी, हमने तो उससे बात किया, मैंने उसको समझाया कि ये दिक्कतें हैं, काम नहीं हो सकता। तो ये तो कह रहा है कि आपने फाड़ दी। आप कौन होते फाड़ने वाले? जैसे कोई भी कहेगा हमारी चिट्ठी फाड़ दी तो गुस्सा आएगा उनका। हमें उनकी बात बुरा नहीं लगा। मैं अंदर से हंसता रहा कि देखिए ये आदमी अपना ट्रिक चल गया। हमने कहा कोई बात नहीं, ये कह रहा ना कि आपकी चिट्ठी हमने फाड़ दी है ना, तो आप किसी को भेज दीजिए, मैं आपको चिट्ठी वापस कर देता हूँ, आप देख लीजिए फटी है कि नहीं फटी है। अब उनको समझ में आ गया कि ये आदमी मुझे गुमराह कर रहा, और इसके गुमराह करने की वजह से मैं थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ। तो नेता बहुत सुलझे होते हैं, कहीं अच्छा तो इसका मतलब ये मुझे गुमराह कर रहा। हमने कहा नहीं, आप मेरी बात पे विश्वास मत करें, आप किसी आदमी को भेज दीजिए, नहीं तो कहिए मैं अपने अर्दली से आपको भेज दे रहा हूँ। कहीं नहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं। ये रियल स्टोरी है मेरी लाइफ का। पहले उसकी बात पे विश्वास किया और उनको गुस्सा आया, और उनके गुस्से को मुझे नाराज़गी नहीं, मुझे अच्छा लगा। एटलीस्ट उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर किया। और फिर मैंने जब ये बात करी कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, मैं आपको चिट्ठी अपने अर्दली से भेज देता हूँ, समझ गए कि यहाँ फाड़े नहीं है, नहीं तो क्यों कैसे भेज दे। तो वो कूल हुए, कहीं अच्छा मैं इसको टाइट करता हूँ, देखता हूँ ये सब झूठ बहुत बोलते हैं, काम नहीं होता। हमने कहा ये तो स्वाभाविक है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए,
यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है, हार्डवर्क या स्ट्रेटेजी? दोनों की ज़रूरत है। हार्ड वर्क इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखिए अंडर द स्काई जो भी टॉपिक है उस सबको पढ़ना है, तो बिना मेहनत के आप कवर नहीं कर पाएंगे। और वो इतना विशाल है, वो इतना वाइड एंड वास्ट है कि उसमें आप सब नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ओनली हार्ड वर्क या ओनली स्ट्रेटजी, बोथ टुगेदर विल वर्क, सेपरेटली दे विल नॉट वर्क। ठीक है, कोई एग्जाम्पल, कोई स्टोरी, कोई यादगार आपके अपने टाइम की? हाँ, तो मैं जब तैयारी करता था तो हम लोग इसमें ऐसा करते थे कि 4-5 लोग इकट्ठा होकर के जो तैयारी कर रहे थे, जो हम लोग मित्र थे, तो हम लोग इकट्ठा शाम को जब पढ़ते पढ़ते मूड उब जाता था तो एक चाय की दुकान थी और वहाँ पे हम लोग बैठते थे, चाय भी पीते थे और वहाँ डिस्कस करते थे। ये हम लोगों की स्ट्रेटजी का एक पार्ट था, क्योंकि जो चीज़ डिस्कशन से होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग से होती है, उससे तो सब्जेक्ट में क्लियरिटी बहुत आती है एक बात, और रिटेंशन बहुत होता है। और सब्जेक्ट या क्वेश्चन का आंसर देने में टू द पॉइंटेड होता है, उसमें गार्बेज कम हो जाता है और प्योरिटी ज़्यादा रहती है, तो नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, बोलना भी है, डिस्कस करो, उससे दिमाग में ज़्यादातर बैठता है। यस, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। इसी रंग से मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि यूपीएससी के लिए डॉक्टर साहब सेल्फ स्टडी या कोचिंग? सेल्फ स्टडी इज बेस, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं। लेकिन अगर कोचिंग से कुछ आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स मिलते हैं तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अच्छी कोचिंग लेने के लिए पैसा चाहिए। और अब तो मैंने एक जगह एक लिस्ट देखी ऑनलाइन कि 20 कोचिंग ऐसे हैं जो फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें लोग पुअर लोगों को फ्री कोचिंग दे रहे हैं। तो लोग जो कोचिंग से हेट करते हैं वो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है, वो दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। आप इस कोचिंग में बताते क्या हैं, कुछ टेक्निक बताते हैं, कुछ ट्रिक्स बताते हैं कि आंसर कैसे लिखो और उसमें क्या लिखने से नंबर ज़्यादा मिलेगा, क्या लिखने से नंबर घटेगा। तो मेरे अनुसार कोचिंग का गाइडेंस लेने में कोई हार्म नहीं है, नथिंग टू लूज है। ठीक है जी, बताइए मुझे यूपीएससी के लिए बुक्स को पढ़ना या नोट्स बनाना? नोट्स बना के पढ़ने से इफेक्टिविटी ज़्यादा होती है। मैंने तो यही किया है। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं तो उससे जो कहते हैं ना दिमाग में चिपकना कम चिपकता है। लेकिन अगर अब जब आप हाथ से लिख के, हमने तो ऐसे किया, अगर आप किसी चीज़ को 10 बार लिख डालो तो अपने आप वो रट जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? एक तो अगर आप पढ़ते हो तो आपको सिग्नल कहाँ, आँख से आप जो है एक सिग्नल जाता है, लेकिन जब आप लिखते हो तो हाथ से भी सिग्नल माइंड में जाता है और आँख से जाता है, तो हमें डबल सिग्नल मिलते हैं, डबल डेटा मिलते हैं। तो वो हमारी इफेक्टिविटी, इम्पैक्ट और इफिशियंसी को डबल कर देता है। तो लिख के पढ़ना, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने तो क्या आपने अपने समय में भी लिख लिख के किया था? आपने नोट्स बनाए थे? आपने बहुत नोट तो किताब पढ़ी और नोट्स बनाए, किताब पढ़ी नोट्स बनाए, किताब पढ़ी डिस्कस किया चाय की टपरी पर और साथ में नोट्स बनाए। यस, बिल्कुल। हाँ, तो आपने कई काम किया, आपने पढ़ा भी, डिस्कस भी किया, आपने नोट्स भी बनाए, आपने देखा भी, सुना भी, लिखा भी, पढ़ा भी, सब कुछ किया। यस। तो हर तरह से इनपुट भी लिया आपने, इनपुट आया आपको आंखों से आया, आपने पढ़ करके, देख करके आपने इनपुट लिया, सुन करके आपने इनपुट लिया, और आउटपुट में आपने लिखा भी और साथ में बोला भी। यस। तो सभी कुछ इनपुट आउटपुट दोनों ही करने पड़ेंगे आपको। बहुत बढ़िया। क्या चीज़ ज़्यादा चैलेंजिंग थी आपके टाइम में, प्रीलिम्स या मेन? दोनों चैलेंजिंग है बहुत लोगों के। तो प्रीलिम ही नहीं क्वालिफाई होते थे, जबकि अगर प्रीलिम क्वालिफाई हुआ तो मेन क्वालिफाई। तो ये सब सिचुएशनल है, इट इज़ ऑल सिचुएशनल कि क्या क्वेश्चन आता है, आपकी तैयारी कैसी है। तो नथिंग इज फिक्स्ड, इट इज़ ऑल डायनेमिक। तो मेरे हिसाब से दोनों चैलेंजिंग। कुछ लोगों के प्रीलिम निकलते गए, कभी मेन नहीं निकले। कुछ लोगों के अदरवाइज भी हुए। तो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कैंडिडेट एंड उस ईयर के क्वेश्चन आंसर पे भी डिपेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, कब आपको लगा पढ़ते हुए कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, यूपीएससी क्लियर हो नहीं पाएगा? नहीं, देखिए हमारे में सिचुएशन डिफरेंट है, मेरी कहानी दूसरी है। क्या कहानी है आपकी? हमारी कहानी ये है कि मैं एक बार प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेन दिया, इंटरव्यू में नहीं हुआ। अच्छा, ओके। दूसरी बार जो है मेरा प्रीलिम ही नहीं निकला। इसी बीच में मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था और प्रीलिम भी निकल गया था, मैंने मेन भी लिखा।
जब दोबारा मेरा प्रीलिम नहीं निकला और मेन प्रीलिम नहीं निकला और मेरा पीसीएस का रिजल्ट आया तो मुझे मेरी 19th रैंक आ गई अच्छी सी। और उसी वक्त हमारे एक जो दोस्त थे, हम दोनों साथ तैयारी करते थे IIT BHU में, उस समय IIT BHU था, अमित बर्नवाल, वो IIT कानपुर के पढ़े थे, उनकी 3rd रैंक आई। ऑल ओवर इंडिया IAS में 3rd रैंक आई। क्या बात है। हाँ। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। वो हमारे, हम भी बस्ती के रहने वाले हैं, वो बस्ती में बखीरा के रहने वाले थे। तो उनको 3rd रैंक आने के बाद भी वेस्ट बंगाल कैडर मिला। तो वो बहुत परेशान थे, इसका ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक। तो उन्होंने कहा देखिए सिविल सर्विसेज का जो एक मोटो है, जो अच्छा है कि अगर आप अपने स्टेट में हैं तभी इसका मज़ा है। उन्होंने मुझे ये राय दी। अब आप देखिए कि थोड़े दिन बाद आप प्रमोट होकर के IAS हो जाएंगे। तो मुझे उनकी ये बात बड़ी सटीक लगी और मैंने वहीं से उनके उस एडवाइस पे एग्जिट लिया कि थोड़े दिन बाद मेरा IAS और अपने स्टेट में मैं रहूँगा। और वो क्या किए, 10 साल सेवा करने के बाद उन्होंने IAS छोड़ दिया। वो बड़े रिसर्च टाइप के आदमी अमेरिका में चले गए, अमेरिका में बस गए, अमेरिका में ही हैं। और वो टेक्नोलॉजी के बहुत ही अच्छे छात्र थे, कंप्यूटर साइंस IIT कानपुर से किए थे और उनके फादर वहीं IIT BHU में मैकेनिकल के प्रोफेसर थे। तो मेरा जो एग्जिट का प्लान बना वो अमित बर्नवाल के उस एडवाइस पे बना और मुझे उनकी रीजनिंग ठीक लगी। और ये सही भी बात है। और मुझे उनकी जो रीजनिंग थी जिस पर मैंने सोच के वेल थॉटेड डिसीजन लिया, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। तो आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे में मेरा ये सिचुएशन था जिसमें मैंने एग्जिट लिया। तो UPSC का जो स्टूडेंट है वो सारे साल पढ़ाई करे या लास्ट में जाके पढ़ाई करे? नहीं, पढ़ाई तो रेगुलर करना चाहिए। और जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो और आपको कुछ नहीं करना चाहिए, केवल सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी वाइड एंड वास्ट। एवरीथिंग अंडर स्काई कैन बी द सिलेबस ऑफ योर सिविल सर्विसेज। तो इतना वाइड और वास्ट चीज़ को कवर करने के लिए आप ऐसा तो नहीं 3 महीना पढ़ लिए और 2 महीना पढ़ लिए। और आप अभी देखिए रिसेंटली बहुत सारे मैंने इंटरव्यू भी देखे जिसने टॉप किए हैं या जो सेलेक्ट हुए हैं, उनका यही कहना है कि जब वो लगे तो साल भर उन्होंने मोबाइल कहीं डाल दिया और किसी के यहाँ ना शादी में जाना, ना किसी फंक्शन में जाना, कमरा शादी जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, बंद कमरे में पढ़ना, ग्रुप में पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरह के स्ट्रेटजी होते हैं। उसमें वो जो भी उनका था, तो साल भर मैंने तो एक लड़की सेलेक्ट हुई थी, उसने कहा मैंने साल भर से मोबाइल से जो है बात ही नहीं किया है। मोबाइल उसने पढ़ा तब जब उसको इंटरनेट पे पढ़ने की ज़रूरत हुई, बट अब वो पूरे साल भर किसी ना फंक्शन में गई ना किसी से मिली और सेलेक्ट हो गई, पहले चांस में सेलेक्ट हो गई। तो ये तो त्याग है, तो लगा के रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है आपको, स्टूडेंट को जो उसने पढ़ा है उसको रिपीट करना चाहिए या उसको नया से नया उसको ज्ञान लेते रहना चाहिए? देखिए अब रिपीट करने का चीज़ें नहीं है, अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, अब एनालिटिक्स चीज़ें ज़्यादा हैं। वो रट के हो गए कर दिया, वो नहीं चलेगा। और वो प्रैक्टिकली क्या चीज़ उसका एक अच्छा, देखिए कोई समस्या है उसके 10 ऑप्शन हैं, उसके 10 सॉल्यूशंस हैं। बट अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से लखनऊ जाना है तो मैं 10 तरीके से जा सकता हूँ, एयरप्लेन से, ट्रेन से, बाई वे अगर रास्ते, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब उसमें एनालिसिस ये करनी है कि द बेस्ट ऑप्शन कौन है। तो आप एक चीज़ पढ़ लिए हो, आप रट लिए हो, आंसर दे दिए, तो दैट इज नॉट द प्रॉपर आंसर नाउ। आपको द बेस्ट आंसर ढूंढने के लिए सारे आंसरों की एक कंपैरेटिव बनानी पड़ेगी, और आफ्टर मेकिंग दैट कंपैरेटिव यू हैव टू टेक डिसीजन व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन ही देना चाहिए, सेकंड बेस्ट नहीं, थर्ड बेस्ट नहीं, द बेस्ट वन। तो इसलिए अब बिना एनालिसिस के और बिना उसको थॉरोली एनालाइज किए हम बेस्ट ऑप्शन पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए खाली रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। मैं आपके काम के ऊपर आता हूं, मुझे बताइए किस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी को बनाया है, किस चीज़ ने आपके डिसीजन को ज़्यादा शेप किया है? गांव में रहना, विलेजेस या सिटीज़? विलेजेज, गांव। मेरा बचपना गांव में बीता, मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में कक्षा 8 तक रहा। तो उसने जो वो जो
थियरेटिकल बात नहीं, जो गांव की प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, गांव क्या होता है, खेती क्या होती है, गांव की समस्या क्या होती है। हमारे गांव में 6 बगीचे थे, 6-7 तालाब थे, जो उस समय की शादियां लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन से होती, वो जो प्रैक्टिकल पढ़ाई या लर्निंग मेरी हुई ड्यूरिंग चाइल्डहुड इन द विलेज, वही मेरी मजबूती और मेरे गवर्नेंस का वही सॉलिड बेस है, वही फाउंडेशन है। तो मेरा जो लर्निंग फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस है मेरा गांव है। तो जो भी आपने लर्न किया है वो सबसे ज़्यादा आपने गांव से आपने लर्न किया, और उसी से अपने सोल्यूशन निकालते हैं, उसी से अपने डिसीजन को आप निकालते हैं। एक स्टूडेंट को क्या बनाता है, उसका यूपीएससी उसको क्लियर करना, क्या चीज़ उसको मोटिवेट करती है? क्या डिसिप्लिन या मोटिवेशन? देखिए, दोनों की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आपको यूपीएससी तैयारी करनी है तो डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो तैयारी नहीं हो पाई। अब डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, इधर उधर नहीं जाना, ना फंक्शन में जाना, मतलब बिल्कुल फोकस्ड होना है। और ये फोकस्ड होने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, एक बात। और अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। आज पढ़ोगे 2 दिन नहीं पढ़ोगे, 3 दिन नहीं पढ़ोगे। तो मोटिवेशन आएगा कहाँ से? ड्रीमिंग से। और वो ड्रीमिंग कौन होनी चाहिए? डे ड्रीमिंग होनी चाहिए। जब आपको कुछ अच्छा ना लगे, केवल आपका जो आईएएस का मिशन है कि मुझे आईएएस बनना है, वही अच्छा लगे, वही आपको डे नाइट 24 सोते जागते दिखाई दे। उल्टे मुड़ते हुए आपको दिखाई दे, सीधे मुड़ते हुए ऊपर देखो तो आपको आईएएस बनता हुआ दिखाई दे। आपको नीचे देखो, शीशे के ऊपर लगा दो, पेस्ट करके लगा दो, सेंटर टेबल पे लगा दो, अपने मोबाइल के ऊपर चिपका दो, उसके पीछे चिपका दो आईएएस, ताकि आपको कुछ और ना हो, जहन के अंदर चिपक जाए, एकदम ऑटोमेटिक सटकली हो जाए, बनना है तो मुझे आईएएस बनना है। तो वो डे ड्रीमिंग करने लगेगा। और वही डे ड्रीमिंग उसको मोटिवेट करेगा। और मोटिवेशन तो हो गया, उसको ड्राइविंग फोर्स मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन ठीक हो, उसके लिए जो है डिसिप्लिन जरूरी है। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों की रिक्वायरमेंट है। और चाहे वो यूपीएससी का स्टूडेंट हो, कहीं का भी हो, दोनों कहीं का भी हो। हाँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आज आईएएस होते हुए आप डीएम भी रह चुके हैं, क्या चीज़ आपको लगता है कि मुझे काम आती है? डिसिप्लिन, रूल्स या फ्लेक्सिबिलिटी? देखिए, ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है। यू विल हैव टू वर्क एज पर रूल्स। भाई पहला तो ना रूल एबाइडिंग होना चाहिए। आप रूल तोड़ के कोई काम कर रहे हो तो ठीक नहीं है। और आपका जो अनुभव होता है उसी अनुभव को रूल में फिट करना है। अदरवाइज रूल को आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देखोगे ना, अगर आपने रूल, तो आपको हर चीज़ में रूल दिखेगा, वो आप कहीं कोई काम नहीं कर पाओगे। हाउ टू फिट इन द सिचुएशन प्रॉब्लम इनटू अ रूल टू गेट द सोल्यूशन, ये आपके एक्सपीरियंस से ही आता है। कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं इसमें? हाँ, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। बताइए। मेरी आदत थी कि जो मेरे पास कोई आता था और अगर उसका काम होने लायक नहीं है तो मैं कह देता था आपका काम ये नहीं हो पाएगा, ये नियम है। मैं सोचता था इसको कोई गुमराह क्यों किया जाए। अब वो जाता था 4-5 जगह इधर उधर घूमता था, पूछता था, क्योंकि मेरे से तो उसका हुआ नहीं, वो तो जाएगा, उसको काम करना है, उसे क्या मालूम कि रूल क्या होता। इधर उधर घूमता था, जाता था, और उसको कहीं न कहीं कोई न कोई पकड़ लेता, अरे मैं करा दूंगा, तो मुझे इतना रुपया दे दो, चलो फलाने से फ़ोन करा दें, फलाने, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने देखा उससे जिससे उसको बचाना चाहता था वो ज़्यादा ट्रैप में फंसता गया। फिर मैंने इस पर अपनी स्ट्रेटजी चेंज किया। हमने उससे कहना ये शुरू किया कि देखो, मेरे हिसाब से अभी जितना मुझे समझ में आया, आपकी बात सुनने के बाद जितना मेरा अनुभव नॉलेज है, आपके काम के होने में दिक्कत है। मैं ऑल ऑफ सडन उसको मना नहीं करता था, अभी इसमें दिक्कत है, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी दिमाग लगाता हूँ कि कुछ रास्ता निकालता हूँ। और आप भी जो आपके टच में जानने वाले लोग हैं और लोग हैं, उनसे आप भी बात करो। तो 2-1 दिन बाद वो फिर समझ के आता था। हमने कहा बताइए, मुझे तो कुछ दिखा नहीं, अगर किसी ने आपको कोई अनुभव दिया हो तो बताइए, मैं उससे आपका काम करने को मैं रेडी हूँ। तो कहता था साहब हम इनसे मिले, उनसे मिले, और ये है, ऐसा है। तो कभी कभी कुछ लोग आके झूठ भी बोलते थे कि उन्होंने कहा काम हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, आप कल बुला लाना इतने बजे, वो बैठेंगे, आप बैठेंगे और मैं बैठूंगा, क्या तीनों बैठ के समझ लेंगे, अगर वो मुझे समझा देंगे मैं कर दूंगा। वो अगले दिन आता नहीं था, तो मैं समझ जाता था क्या कि वो झूठ बोल रहा था, किसी गफलत में करा लूँगा। फिर अब क्या हुआ
कि हमने उसे ना भी नहीं किया, हमने उसे दर्द भी नहीं दिया और वो समझ भी गया। और आप मैं सडनली अगर कह देता था ये रूल है या नहीं है, क्योंकि जब हमारे एक आईएएस के पास कोई आदमी आता है ना तो ये मान के आता है कि ये सब कुछ कर सकते हैं, इनको सब कुछ करने का अधिकार, ये उसका माइंड सेट है, विच इज नॉट ट्रू। वो समझता है कि आईएएस है तो कर ही सब लेंगे। कुछ कर सकते हाँ, हैं, ये तो भगवान है। ये भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, जबकि ये रियलिटी है नहीं। अब इस चीज़ को उसको समझाने के लिए मैंने उसको स्टेप में कुछ अपने को संभाला, कुछ उसको से संभलवाया, तो ये मेरा अनुभव काम हुआ। कब कब आपके ऊपर पिछले 30-32 सालों में, जब से आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप डीएमबी बन कर चुके हैं, तरह तरह के आपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ली हैं, कब कब करप्शन के कान से आपको दबाया गया? देखिए, ऐसे सिचुएशन होते हमारे साथ तो नहीं हुआ। कारण क्या है, जो हमारे लीडर्स हैं या जो पब्लिक फिगर्स हैं वो हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं। मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत मानना है, हो सकता मेरी बात से बहुत लोग एग्री ना हो। जो ये सोशल वर्कर होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, इनका व्यवहारिक ज्ञान हमसे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 24/7 जनता में रहते हैं। तो अगर वो किसी अधिकारी से कोई बात करते हैं तो पहले उस अधिकारी को बहुत बुरी तरह से वो रिसर्च करते हैं उसके बारे में, उस मेहनती है कि नहीं है, उसको नॉलेज सब्जेक्ट का ज्ञान है या नहीं है, व्यवहार कैसा है, समस्या समाधान करने में उसका असर क्या है। बहुत लोग आते हैं ना, आपने एप्लीकेशन दिया, मार्क कर दिया, काम नहीं हुआ, फिर आए फिर मार्क कर दिया, तो ये अरे भैया उनके पास जाओ, एप्लीकेशन वो मार्क कर देंगे, होना कुछ नहीं। तो इस तरह से हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अधिकारी के बारे में बहुत थारोली स्टडी करते हैं, क्या उनको पसंद है, ईमानदार हैं, घूसखोर हैं, बेईमान, मतलब बहुत सारे पैरामीटर पे एक जनरल पब्लिक, चूँकि हम लोग तो शीशे के गिलास में रहते हैं, पूरा स्टडी, और जैसा वो अधिकारी होता है वैसा ही व्यवहार आपसे करते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो जनप्रतिनिधि कभी भी आपसे कोई ऊंची आवाज़ या अटांग पटांग बातें नहीं करते हैं, हमेशा रिस्पेक्टफुल्ली बात करते हैं, प्रोवाइडेड यू डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। अब आप ही गड़बड़ हैं, अब आप सोचो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले तो कहाँ मिलता है, इसीलिए ये दिक्कतें होती हैं। लेकिन आज भी मैं अपने ऊपर ही देखता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनका बहुत अच्छी गुडविल है, उन्होंने अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने लोगों की समस्याएं हल करके इतनी अच्छी गुडविल है उनकी कि उनसे कोई भी लीडर ना ऊंची आवाज़, और रिस्पेक्ट भी देता है, आज भी देता है। मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, साहब आप हमारे यहाँ थे तो आपने ये किया था, बहुत अच्छा था, अभी भी याद है। तो यही एक अधिकारी की कमाई होती है, जो कि बहुत कम लोग कमा पाते हैं। अच्छा जी, आपके हाथ में काम करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास पावर तो बहुत है, इम्पोर्टेंट क्या होता है, पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दोनों की ज़रूरत है। देखिए, कोई एग्जाम्पल से बताइए आप। जैसे मान लीजिए हम कलेक्टर हैं या हम एडीएम हैं, हम सीडीओ हैं। कोई एक कहानी बताइए, कोई एक कहानी से एक्सप्लेन करेंगे तो मज़ा आएगा। हमारे रील्स आप बनेंगे, देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कलेक्टर था बांदा में, अब हमें पानी की वहाँ बहुत बड़ी समस्या थी और पानी बचाना है, ठीक है। तो अब पानी बचाना है तो बहुत सारे तरीके हैं पानी बचाने के लिए, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पानी की समस्या को हल किया जाए। अब इस समस्या को हल करने के लिए हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट तरह के पावर दिए गए हैं। क्या, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए या पानी बचाने के लिए हमें, अगर वो हमारे पास पावर नहीं होगा तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो वो जो पावर होता, पावर क्या है कि मान लीजिए कहीं हमें पावर है पैसा अलॉट करने का कि किसी काम को कराने के लिए आई कैन सैंक्शन द प्रोजेक्ट, ये हमें पावर है और आम आदमी को नहीं है। अब कहीं पानी बचाने के लिए छोटी सी खंती खोदनी है या छोटा सा डैम बनाना है, प्रोजेक्ट हमारे इंजीनियर बना के दिए, हमें ये पावर है, हमने उसको कर दिया, खंती बन गई, वाटर पानी बरसात होगी और वाटर कंजर्वेशन होगा। तो हमने वाटर में ऐसे बहुत सारे काम किए। मैं पढ़ चुका हूँ आपके बारे में। हाँ, तो कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए और स्केल करने के लिए, कोई काम का स्केल, बिना स्केल के कोई बात होगी नहीं। मान लीजिए हमारे पास 470 गांव थे बांदा में, एक गांव में हम पानी बचा देंगे तो नहीं काम चलेगा ना, हमें 4 से 70 स्केल करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है।
अगर पावर नहीं है तो आप छोटे लेवल पे तो कर पाएंगे, स्केल नहीं कर पाएंगे, स्केल नहीं कर पाएंगे तो उसकी जो है वाइड जो है अच्छा इस इफेक्ट नहीं आएगा। तो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर रिक्वायर्ड। अब आप जैसे मान लीजिए, तो आपने डीएम की बात कर ली, सोशल लीडर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सोशल लीडर्स होते हैं, जो सोशल लोकल बहुत सारे होते हैं। हाँ, सोशल लीडर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो वो कुछ जेन्युइन भी होते हैं, कुछ फेक भी होते हैं। हाँ, कुछ जेन्युइन भी होते हैं, फेक होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन। तो जो जेन्युइन होते हैं, अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण, मैं बचपने में था तो हमारे गांव में आग लगती थी, उस समय आग बहुत लगती थी, तूफान चला, कहीं बाहर आग जला करके कुछ पका रहे हैं, कुछ खाना वाना बना रहे हैं, हवा चली, आग लगी, वो घास फूस में जल जाते। तो उस समय कुछ गांव में बहुत अच्छे सोशल लीडर होते थे, और जैसे तूफान आता था या गांव, तो गांव में दौड़ दौड़ के कहते थे, देखिए वो तूफान आ रहा है, वहाँ आग लग गई है, चलो सब पूरे गांव के लोग बुझाने। तो वहाँ वो पावर, डीएम के पावर से वो आदमी नहीं कहता था, जो उसका गुडविल था, सोशल लीडर था, उसके कहने पर पूरा गाँव जा करके उस आग को बुझाता था, दमकल नहीं पहुँचती थी गाँव में। तो पावर एक सोशल पावर होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी एक्ट या किसी के तहत एक्ट या किसी जीओ के तहत गवर्नमेंट पावर होता है। तो सोशल पावर भी बहुत, महात्मा गांधी के पास क्या था, सोशल पावर था, और उस सोशल पावर से उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का तो था नहीं, उनके पास सोशल पावर था। तो सोशल पावर में बहुत बड़ी ताकत है। जब भी आप डिसीजन लेते हो तो आपके लिए जरूरत क्या है? जल्दी जल्दी काम हो, डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जाए, छोटे छोटे रूप में, बड़े बड़े जो हैं जल्दी 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 जल्दी, क्या जो भी डिसीजन लूँ वो एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो? देखिए, जो हमारी आपको एक दिन में कितने डिसीजन लेने होते हैं? बहुत सारे डिसीजन है, तो आप काउंट, हर पल डिसीजन लेते रहते, कुछ ना कुछ डिसीजन, दैट कांट बी काउंटेड। मतलब 20 से लेकर 50 तक डिसीजन आपको एक दिन में लेने पड़ते हैं, छोटे बड़े हर तरह के। क्योंकि दिमाग काम करता रहता है, समस्याएं आती रहती हैं, डिसीजन होते रहते हैं, और जो है उसका रिजल्ट हम लोग बताते हैं, कर लो, ऐसे कर लो, दिमाग में क्या आया, कोई बात आई, कैसे दिमाग में गया, कैसे कैलकुलेशन हुआ, वो हम नहीं देख पाते हैं ना। तो आप क्या देखते हैं, स्पीड, जल्दी काम हो या एक्यूरेट और परफेक्शन के साथ में काम हो? देखिए, हमें गवर्नेंस में एक्यूरेट पे आप जाएंगे तो एक्यूरेसी मेंटेन करने में आप फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो हमारी सिचुएशन है गवर्नेंस की, वो बहुत, समस्याएं क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब कह दो नहीं, इस समस्या को हम 100% हल करेंगे तभी हम डिसीजन लेंगे, तो ये गुड गवर्नेंस तो लट जाएगा। हाँ, बिल लटक नहीं गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा डिसीजन एक्यूरेट और परफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, तो मतलब एग्जीक्यूशन जरूरी है। हाँ, एग्जीक्यूशन जरूरी है, और डिसीजन फास्ट होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये डिसीजन जो फास्ट हो, ये नहीं कि हवा में हो जाए, वो वेल थॉटेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे मेरी आदत जो है, हम कोई भी बात होती है तो मैं उससे रिलेटेड 2 4 6 लोगों से बात करता हूँ। जैसे मुझे किसी ने कुछ कहा कि साहब ये वीडियो बना है या आपको यहाँ जाना है, मेरे को बहुत इनवाइट आते हैं कि साहब आप यहाँ स्पीकिंग के लिए आ जाइए, यहाँ पैनल डिस्कशन में आ जाइए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मेरे मित्र हैं, तो जैसे मान लीजिए वाटर का, तो मैं वाटर वाले के पास भेज दूंगा कि देखो ये इनका जो सब्जेक्ट मैटर है और जो ये हैं, ज़रा रिसर्च करके बताओ मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो 4-5 लोगों से मैं फीडबैक लूँगा जो मेरे नोन टू हैं, जो मुझे समझते हैं, और उन 4-5 लोगों के फीडबैक पे मैं डिसीजन, लगेगा कि डिसीजन मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे राय मशवरा। तो डिसीजन फास्ट होना चाहिए, बट वेल थॉटेड, वेल रीजन्ड होना चाहिए। समाज में, देश में जो भी बदलाव लाता है, ये बदलाव सिस्टम के कारण से आता है या व्यक्तित्व के कारण से आता है? ये दोनों के कारण से आता है। बदलाव जो होता है वो वाइड स्प्रेड होना चाहिए, तो वाइड स्प्रेड होने के लिए सिस्टम चाहिए, और अगर सिस्टम बहुत बढ़िया है, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। एक गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है, एक सिस्टम है, और जो उसका ड्राइवर है वो व्यक्तित्व है। आपने बहुत बढ़िया गाड़ी 5 करोड़ की नई चमचमाती खरीद के दे दिया, और अगर ड्राइवर को ड्राइविंग नहीं आती, उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है, तो ले जा करके गाड़ी 2 किलोमीटर बाद लड़ा देगा, ठीक। और अगर आपके पास ड्राइवर का व्यक्तित्व अच्छा है, वो गाड़ी थोड़ा ख़राब भी है, तब भी वो ले जा करके आपको पहुँचा देगा। तो अच्छा रिजल्ट, सूटेबल रिजल्ट, टाइमली रिजल्ट, क्वालिटी का रिजल्ट पाने के लिए, स्केल वाला रिजल्ट पाने के लिए व्यक्तित्व और सिस्टम दोनों की जरूरत है। मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि जैसे बादा में मैं गया, मैंने पानी की समस्या को उठाया और मैंने
बहुत सारे कलेक्टर वहाँ थे, सभी ने प्रयास किया, लेकिन मेरा प्रयास थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, जैसा कि देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये व्यक्तित्व का ही, सिस्टम तो वही था ना, व्यक्तित्व का असर है। और अगर इसको पूरे ज़िले में लागू करने के लिए अगर वो सिस्टम नहीं होता तो कहीं एक ब्लॉक में लागू हो जाता। तो व्यक्तित्व और सिस्टम दोनों की ज़रूरत है अच्छा काम और बड़ा काम करने के लिए। तो अपने एक्सपीरियंस का बताइए ना थोड़ा सा। तो जैसे पानी बचाने के लिए हम, एक बड़ा तालाब था, नरैनी एक हमारी तहसील थी, और वहाँ पे सुबह उस तालाब की खुदाई का शुभारंभ करना था। तो हमने उन्हें समय दिया सुबह 6 बजे का, और मैं, वो 50 किलोमीटर दूर था, मेरे घर से डीएम बंगले से वहाँ तक जाने में करीब 1 घंटा लगा। मैं 4 बजे उठा, आधा घंटे में तैयार व्यार होकर चाय पी के मैं 5 बजे निकल गया। और 6 बजे जब मैं वहाँ गया तो तालाब बहुत बड़ा था, तो कुछ लोग जो है टेंट लगा रहे थे, क्योंकि सुबह लोगों को ये पता होता है ना कि डीएम साहब 6 बजे टाइम दिए तो 6 बजे थोड़ी आएंगे, वो तो लेट आएंगे, ऐसा मतलब इट इज सपोज, ऐसा होता ही है, ऐसा देखने को मिलता है। तो मैं 6 बजे क्या 5 मिनट 10 मिनट कम था पहुंच गया। अब वो देखे कि डीएम साहब 6 बजे टाइम दिए, 6 बजे ही आ गए, हड़कंप मच गई, सब भाग वो कह रहे साहब आगे आगे। तो मेरे सामने, हमने कहा कोई बात परेशान मत होइए, मेरे सामने ही लोगों ने टेंट वेंट लगाया, और दौड़ दौड़ के सब आँख उठ के, सुबह सुबह था, सब आँख मीजते हुए आए। मेरी एसडीएम जो वहाँ थी, एक महिला थी, वो भी लेट आई 10 मिनट, क्योंकि डीएम पहले पहुँच जाए। तो वो उसी वज फीलिंग ऑकवर्ड कि डीएम साहब क्या सोच रहे होंगे कि मैं यहीं रह के नहीं आई, ये इतने दूर से आए। तो मैं समझ गया, हमने कहा नहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि मॉर्निंग का टाइम है, आँख लग जाती है। इस घटना से एक बहुत बड़ा मैसेज गया, क्या कि ये जो डीएम साहब हैं वास्तव में 6 बजे टाइम दिया, 6 बजे आ गए, इसका मतलब ये आदमी पानी की समस्या को मन तन धन तीनों तरह से हल करना चाहता है। और ये पूरे ज़िले में ऐसा मैसेज गया कि भाई ये डीएम साहब वास्तव में हल करना चाहते हैं, कोई नाटक दिखावा नहीं है। और इस मैसेज से लोगों ने पानी बचाने में हमारा पूरा साथ दिया, और पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ गया। अगर यही हम दिन में 6 बजे या दिन में 12 बजे उद्घाटन करते। अच्छा, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर ऊपर आ गया? हाँ, ये रिकॉर्ड है, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर वाटर टेबल है। तो वाटर टेबल हमने थोड़ी बचाया, डिफरेंट तौर तरीके से वहाँ के लोगों ने बचाया। हमने उन्हें मोटिवेट किया, हमने उन्हें स्ट्रेटजी बताई, जो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कोई काम करने के लिए स्ट्रेटजी ये हमने अपनाई कि सुबह हम जाएंगे, समय से पहुँचेंगे, तो एक मैसेज क्रिएट होगा, वो मेरी स्ट्रेटजी थी, लोग मोटिवेट होंगे। तो हमने स्ट्रेटजी भी अपनाई, मोटिवेट किया, और जब तक आम जनता किसी समस्या को हल करने में नहीं लगेगी, तब तक जो है आपका समस्या का सही समाधान नहीं होगा। हम लोग जानना चाहते हैं आपकी रोज़ की दिनचर्या क्या होती है? रोज़ की दिनचर्या ये होती है, मैं सुबह शाम को जल्दी सो जाता हूँ। कितने बजे? मैं शाम को वही 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूँ, 11 बजे तक। 11 हाँ 10 साढ़े 10 से 11 के बीच सो जाता हूँ। मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। 6 घंटे की नींद? 6 से 7 घंटे? हाँ, 6 से 7 घंटे की नींद, मतलब कभी 5:30 कभी 6। और मैं सुबह उठ के योगा वोगा करता हूँ, 1 घंटा मेरा योगा वोगा में हर रोज? हाँ, 6 दिन हफ्ते में, 7 दिन हफ्ते में? हाँ, रेगुलर, मतलब कभी मान लीजिए कहीं ट्रेवल वगैरह है तो नहीं कर पाते, अदरवाइज मेरी कोशिश रहती है। तो आज तो आप बेंगलोर से भी दूर से आ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। हाँ, तो आज नहीं कर पाए, हम आज नहीं कर पाए योगा नहीं कर, क्योंकि हम तो रात के 3:30 ही बजे जगे हैं। आज इस पॉडकास्ट के लिए कहाँ से आप, कौन से वाले उससे आए हैं आप? हम तमिलनाडु से चले हैं, बेंगलोर आए, बेंगलोर से तो आज के पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर साहब तमिलनाडु से चले, पहले बेंगलोर पहुंचे, बेंगलोर से फ्लाइट ली, और बेंगलोर से फ्लाइट लेके दिल्ली में आए, दिल्ली के बाद आप यूपी भवन में गए, और वहाँ से उसके बाद यहाँ पर पॉडकास्ट पे। हाँ, क्योंकि बहुत मुझे बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे परसों एक ऑफिशियल काम से, कल ही मुझे एक ऑफिशियल काम से चंडीगढ़ जाना है अपने, तो उसमें जो है आज आपका ये काम हो गया, कल मैं उसको चंडीगढ़ जाऊँगा, एक काम है, कल छुट्टी डिक्लेयर हो गई तो मैं परसों जाऊँगा। तो आपने सुबह उठे, आपने योगा खत्म कर लिया, और उसके बाद जो है, योगा के बाद जो है मैं पेपर पढ़ता हूँ। अच्छा। पेपर पढ़ने से मुझे मज़ा आता, फिर मैं हमेशा अपडेट रहना चाहता हूँ। अब तो पेपर में एक हिंदी एक इंग्लिश पढ़ता हूँ रेगुलर, बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ।
उसके बाद कुछ न्यूज़, और सुबह जब मैं योगा करने के बाद घूमता भी हूँ तो घूमते हुए मुझे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, माइंड फ्रेश होता है, आइडियाज़ अच्छे आते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। तो मेरी क्या आदत है, इसके पहले कोई इनोवेटिव आइडियाज़ या जो भी आइडियाज़ आते हैं वो डाई आउट हों, मैं पेन और पेंसिल खोल के रखता हूँ, मैं लिख देता हूँ। बहुत बढ़िया। और जब मैं ऑफिस जाता हूँ उस आइडियाज़ को जो भी उस पर प्रोसेसिंग करनी होती तो कर लेता हूँ। तो ये मेरे जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो सुबह 10 बजे के पहले के हैं। या जब मैं योगा करता हूँ तब भी आइडिया, तो वो सुबह का जो पीरियड है ये मेरा जो इनोवेटिव पर्सनालिटी या क्रिएटिव पर्सनालिटी या जो एक्शन एक्टिविटीज़ है वो सुबह का ही है। उसके बाद फिर ऑफिशियल वर्क जैसे होता है कि ऑफिशियल वर्क में जाते ही ऑफिस का काम करना, उसके बाद मीटिंग करना, लोगों से मिलना, और इसके अलावा ऑफिशियल वर्क के अलावा देयर आर मेनी थिंग्स। मैं रीडिंग मतलब राइटिंग में भी मेरा है, लोगों से मिलना और लोगों की समस्याएं हल करना। तमिलनाडु में आपको भाषा को लेकर मुश्किल नहीं आती? नो, क्योंकि वहाँ इंग्लिश लोग जानते हैं, वो हिंदी भी काफ़ी जानते हैं। अच्छा। हाँ, वो बोल नहीं सकते लेकिन वो हिंदी समझते हैं। कितना तनाव आपके ऊपर आता है, स्ट्रेस को आप कैसे संभालते हो? तनाव आता नहीं है। अगर आप हाँ, लोग तनाव रहते हैं लेकिन मुझे तो तनाव नहीं आता। सेक्रेटरी रहते हुए या डीएम आप रह चुके हो, तनाव स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है? देखिए, जिसको लोग तनाव कहते हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, हाँ, वही तो है तनाव। नहीं, वो तनाव नहीं है। वो एक आपके सामने चैलेंज है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप उसको तनाव के रूप में लिए, आपने चैलेंज को, और उसको चैलेंज के रूप में नहीं लिया, तो आप ये समझ जाइए कि आपको फेल होना ही होना है। उसको वो तनाव नहीं हो, आपका चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बांदा में जब कलेक्टर था तो एक मस्जिद थी, तो उसके सामने से प्रोसेशन जाने को लेके कुछ विवाद हो गया। ठीक है, कब की बात है ये 2019 की बात है। करीब 7 साल पहले की बात है। तो अब वो एक लोगों को लगा तनाव है, ये है, लेकिन वो तनाव नहीं था। एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई और उस नई सिचुएशन का समाधान ढूंढना है, वहाँ तक पहुँचना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है पंचायत। क्या होता है? पंचायत। दोनों पार्टी को बैठाओ, उनकी दोनों की सुनो, कुछ उसको मैच करा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपकी बात से बिल्कुल मैच तो मैं करता हूँ। हाँ, आपकी बात से। तो वो अगर हम इसको चैलेंज के रूप में लेंगे तो उससे लर्निंग भी होती है, और यहीं पर एक अधिकारी का गुडविल काम आता है। हाँ। अगर वो अधिकारी का ये गुडविल है कि ये निष्पक्ष है, न्यूट्रल है, तो वो जैसे ही पहुंचता है मौके पर आधा काम वैसे हो जाता है। आधा काम वैसे हो जाता है। और अगर आपका पर्सनालिटी का आपका इमेज ऐसा है कि भाई ये न्यूट्रल नहीं है, पक्षपाती हैं, इफ़ एनीथिंग नॉट गुड, तो वो आपकी मदद नहीं करता उस चैलेंज को हल करने में। बहसबाजी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। हाँ। लेकिन पंचायत एक ऐसी, एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायत एक ऐसी चीज़ है कि आप पंचायत करिए, एक पंचायत करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, हल निकलेगा। लोगों को बिठाओ, कोई तुमने कहा, कुछ अपनी बात को रखा, जब बात सामने आती है तो हल निकल के आता है। नहीं तो उसको लगता है कि वो सही मैं गलत, मुझको लगता है मैं सही वो गलत, मैं अपना 6 देखता हूँ, वो अपना 9 दिखता है, मैं 6 वो 9 6 के चक्कर में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आप फ्री टाइम में क्या करते हो? हमारे पास फ्री टाइम है होता ही नहीं होगा। नहीं होता, क्योंकि मैं कई काम करता हूँ। जैसे मैं मॉडल गांव का एक गांव के विकास पे काम करता हूँ, तो सैटरडे संडे को मैं उसमें व्यस्त रहता हूँ। बहुत सारे लोग सैटरडे संडे को आते हैं, मुझसे मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, तो मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ, और उनके समाधान करने में जो मेरे से फ़ोन करना, उनको सही राय देना, जो भी कुछ हो सकता है उनके समस्या के तो खाली टाइम आपके पास है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है मेरे पास। किसी भी पोस्ट पे कहीं भी कोई खाली समय नहीं। 6 डे, सैटरडे संडे वो तो होगा। सैटरडे संडे मेरा सबसे बिजी डे होता है। जैसे सैटरडे संडे को मैं कहीं स्पीकिंग में, कोई इवेंट होता है, मुझे बुलाते हैं, पानी का हुआ, चुनाव का हुआ, मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल
वर्क किए हुए हैं। तो मैं सैटरडे संडे को तो अक्सर जाता हूँ कहाँ, या तो मॉडल गांव का काम करने किसी गांव में जाता हूँ या किसी इवेंट में रहता हूँ। सैटरडे संडे को लोग आते भी हैं मिलने। तो सैटरडे संडे लोगों की छुट्टी का दिन होता है, मेरा वो छुट्टी का दिन मेरे लिए सबसे बिजी का दिन होता है। बहुत बढ़िया। अपना कितना समय किताबों के अंदर या एआई के अंदर आप बिताते हो? आपको किताबें पढ़ना पसंद है? हाँ, किताब पढ़ना मुझे पसंद है और मैं किताब पढ़ता भी हूँ। मैंने किताब लिखी भी है। मेरी किताब, हाँ, आपकी किताब में, हाँ, डायनेमिक डीएम की किताब मैंने अभी हम लोग आपस में एक्सचेंज किए हैं। आपकी किताबें आपने मुझे गिफ्ट किया है ये, और आपकी ये किताब जो है, ये वाली किताब मेरी, और ये आपकी ये किताब मेरे पास है। तो अभी मैं दूसरी किताब लिखने जा रहा हूँ, उसका 40% मैं लिख चुका हूँ। तो आपको किताबें पढ़ना लिखना दोनों का दोनों पसंद है? मैं एक बात इसमें कहता हूँ, हर आदमी को ज्ञान दान करना चाहिए। आज जो हम पढ़ के इंजीनियर बने या जो पढ़ के हम क्वालिफाई किए एग्ज़ाम, वो किसी ने कुछ किया था और लिखा। अगर वो ना लिखता तो आज हम उसको पढ़ के हमें वो फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए कोई भी आदमी जो भी कुछ अच्छा काम करता है उसको लिखना चाहिए, जिससे कि आपके ना रहने पर आपका वो अच्छा काम अगली जनरेशन को पता लग सके, उसका फ़ायदा उठा सके। यह है ज्ञान दान। मैं अक्सर जाता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, सभाओं में बोलता हूँ, और मैं पैसा वैसा किसी से ना लेता और अपने किराए से जाता हूँ। तो उसके क्या है, वो मेरा ज्ञान दान है। हमको भी तो किसी ने ज्ञान दिया है, तब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं उसको रीपे बैक टू सोसाइटी करता हूँ। इसीलिए अगर मुझे कोई बुलाता है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो भीड़ कम है या वो छोटा आदमी है या उसका कोई स्टेटस नहीं है। लास्ट मैन ऑफ द लाइन को मैं ज़्यादा प्रीफरेंस देता हूँ। बहुत बढ़िया जी। लास्ट मैन ऑफ लाइन को मैं ज़्यादा प्रीफरेंस देता हूँ, मैं ज़रूर जाता हूँ। और ये मेरा ज्ञान दान है, और मेरा अनुरोध है सबको ज्ञान दान करना चाहिए, जिसके पास भी अच्छा है। इस समय क्या लगता है 2026 के अंदर ये जो वर्ल्ड है हमारा एआई ड्रिवन है, पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो घुसता जा रहा है, क्या होगा हमारा? देखिए, जो एआई है, अभी अधिकांश लोगों को ये पता है, आई पता नहीं है। लोग आई पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एआई एक्चुअली, पहले आप समझिए एआई क्या है। अगर आप किसी से पूछो एआई क्या है तो नहीं समझ पाए। देखिए, एक मशीन लर्निंग है, एमएल जिसको बोलते हैं, और एक डेटा है। हमें अगर इतनी मोटी फाइल दे दिया जाए तो उस फाइल को हमें पढ़ के, वो डेटा है, एक फाइल है, उसमें डेटा, अगर उसको पढ़ के हमें कोई इन्फ्रेंस निकालना हो तो हमें 2 महीना लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। तो है क्या एआई, क्या करता है एआई, है क्या, वो जो मशीन लर्निंग है वो बहुत फास्ट पढ़ता है। वो उसकी एल्गोरिथम क्या है, जो हम 15 दिन में पढ़ेंगे वो 15 सेकंड में पढ़ देगा, वो 15 मिनट में पढ़ देगा। आपने कोई डाटा दिया, हमें पढ़ने में कितना लगा 15 दिन, उसको पढ़ने में कितना लगा 15 मिनट। वो 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर बहुत फास्ट मशीन लर्निंग उसको डाटा को पढ़ के आपको जो भी आप मांगोगे उसके वो टेंटेटिव आंसर बता देगा। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर डाटा ही गलत हो तो आपको जो क्या वो पढ़ के कैसे ही बताएगा, गलत बताएगा। तो डाटा की प्योरिटी बहुत मायने रखता है। जैसे आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी कि बताया वो रास्ता जा रहे थे, वो आगे गए गड्ढे में गिर गए क्योंकि वो डाटा, हाँ, गिर गए क्योंकि वो आगे जो है उसको डाटा गलत फीड था। तो ये जो डाटा और मशीन लर्निंग है, ये बहुत संभाल के यूज करने की ज़रूरत है। आप जो चीज़ आपको एआई बता रहा है, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या जिस डाटा पे एआई ने बताया है वो डाटा सही है या नहीं है। तो एआई कुछ भी बता रहा है, क्रॉस चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लग रहा है हमारी गवर्नेंस के अंदर इस समय एआई घुस रहा है, नहीं घुस रहा है, या घुस रहा है तो कितनी तेज़ से घुस रहा है? नहीं, देखिए, एआई घुस रहा है और स्पीड का तो देखो फ़ायदा होता ही है। अगर हमारा डेटा अच्छा है, प्योर है, तो इसका फ़ायदा है। तो हमें बेसिक काम और डाटा कलेक्शन, भाई आप मशीन में डाटा जब तक फीड नहीं करोगे और प्योर डाटा फीड नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट गलत, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो यहाँ गार्बेज इन क्या है, वो डेटा है, जो चीज़ें हम जिस मशीन लर्निंग जिसको पढ़ता है। देखिए, इससे बदलाव बहुत ज़बरदस्त आएगा, लेकिन हमें आँख मूंद के एआई पे विश्वास नहीं करना है। उसकी क्रॉस चेकिंग, कुछ भी एआई बताए आप क्रॉस चेकिंग तो हर चीज़ की करनी चाहिए। हाँ, क्रॉस चेकिंग करिए। तो पढ़ाई के दिनों में
डॉक्टर साहब, किस चीज़ ने आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला? किसी टीचर ने, किताब ने, सहपाठी ने? सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड आप किससे रहे? फादर से, पिताजी से। पिताजी से? कैसे? एक्चुअली मेरे पिताजी किसान थे, हम लोग किसान परिवार से हैं। अच्छा, बहुत हम बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश में एक गांव बागडी है, तो हर मैं आदमी, बस्ती में एक बार जा चुका हूँ। अच्छा, हमारे जिले बहुत में पहले, 84 हाँ, में। तो हर आदमी का एक धंधा होता है। तो हमारा धंधा क्या था? किसानी, खेती बाड़ी। हम गांव के रहने वाले में, और मेरे फादर वेटनरी कंपाउंडर थे। अच्छा, तो अच्छा, ओके। हाँ, तो मेरे फादर ब्लॉक में पोस्टेड थे। तो ब्लॉक जो है डेवलपमेंट का सबसे बड़ा यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस का। तो वहाँ फंक्शन होते रहते थे। वहाँ बीडीओ, वेटनरी डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर, बहुत सारे अफसर, सीडीओ, डीएम, सारे बड़े अधिकारी कभी ना कभी ब्लॉक में मुआयना करने फंक्शन में आते हैं। तो मेरे फादर को तो पता था कि ज़िले में सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है और उसको क्या कहते हैं। तो अच्छा, यूपी में अब तो छोड़िए, उस ज़माने में तो पढ़ाई का मतलब नौकरी ही होता था। पढ़ लिए इसका मतलब धंधा उंधा नहीं करना, नौकरी करना। तो मेरे फादर चूँकि नौकरी में थे, उनको सब चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करिए और सिविल सर्विसेज में जाइए। अच्छा, हाँ, और इसके लिए वो तो सारा सीड जो है, ये सारा बीज जो है, ये पिताजी की तरफ से बोया हुआ है। हाँ, तो मेरे फादर ने ये बीज मेरे दिमाग में बोया। और यही नहीं, कभी कभी मुझे वो ब्लॉक में ले जाते थे। पिताजी हैं साथ में अभी? नहीं, उनकी 2004 साल पहले कोरोना में डेथ हो गई, सेकेंड वेव में। और मैंने भी अपने पिताजी को 5 साल पहले खोया। हाँ, एट द एज ऑफ 92। आपके पिताजी किस एज में गए? 77 के करीब। 77। हाँ, तो ये जो आईएस का जो पौधा लगाया मेरे दिमाग में, वो मेरे फादर ने किया। और वो मुझे कभी कभी मैं भी आज जो कुछ हूँ अपने पिता के कारण से। हाँ, और ये सही बात है कि वो मुझे ब्लॉक ले जाते थे जब कोई फंक्शन हो जाता, जिससे मैं लोग चीज़ों को देखूं और वो मेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो। तो वो ये भी प्रयास करते थे, वो ये भी प्रयास करते थे। और मुझे अच्छी दिशा में पढ़ाई मैं करूं। जैसे मैं हॉस्टल में रहता था, तो आ करके कभी कभी वो छिप के मुझे देखते भी थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर। मुझे एहसास नहीं होता था, लेकिन वो कहीं दूर अपना मोटरसाइकिल वगैरह खड़ा करके वो मुझे वॉच करते थे। तो ये अच्छी चीज़ है, उन्होंने मुझे उस दिशा में मोटिवेट किया, उस दिशा में पुश किया और मॉनिटर भी किया। जो बाप कर सकता है वो किसी का बाप नहीं कर सकता। सही बात है, जो बाप कर सकता है वो किसी का बाप नहीं, किसी और का बाप नहीं कर सकता। हाँ, इसीलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो रियल में हमारे भगवान हैं, हम भगवान किसको, जैसे मेरे फादर की डेथ हो गई तो मैंने अपने गांव में एक मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में जो मूर्ति है मेरे फादर की है और किसी की नहीं, मेरे। और उसको मैंने पिताश्री का मंदिर नाम दिया। और उसके पीछे कहानी यही है कि भगवान कौन है, जो आपको पैदा करे और जो आपको आगे बढ़ाए, तो वो होते हैं माता पिता। तो मेरे फादर नहीं रहे, तो मैंने वो पिताश्री का मंदिर बनवाया। और 24 माता भी आपके साथ? हाँ, माता जी हैं। हाँ, तो पिताजी का मैंने मूर्ति लगाई। और 24 अप्रैल की वो उनकी डेथ एनिवर्सरी में हर साल मैं लगातार एक बड़ा फंक्शन करता हूँ। अरे वाह, मतलब अगले महीने आप करने? हाँ, अगले महीने लगातार 4 साल से। वहीं बस्ती में? हाँ, बस्ती में। जाएंगे वहाँ पर? हाँ, वही बस्ती में ही, और उसी मूर्ति के चार इर्द गिर्द खेत में ही। और मैंने मेरे अपने पिताजी का जो संस्कार, जो अंतिम क्रियाक्रम किया उसी खेत में, क्योंकि उनको खेत से बहुत प्यार था, तो उसी खेत में किया। अच्छा, खेत में किया आपने? हाँ। अच्छा, ये अलाउड होता है कि आप खेत में कर सकते हो? हमें नहीं पता, हम लोग तो दिल्ली के रहने वाले हैं, हमको नहीं पता। आपकी अपनी जमीन है, आप कोई अपने जमीन। अच्छा, कर सकते हैं, ये अलाउड होता है? क्या परमिशन लेनी होती है इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अपने बहुत सारे लोग अपने बुजुर्गों की कब्रिस्तान अपने खेत में, उसका ये होता है ना कि भाई वो हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। सुबह निकले तो उनके मतलब कहते हैं ना, रूह आत्मा जो भी कह लीजिए, तो सुबह गए तो उनको नमस्ते किया, शाम को लौटे तो नमस्ते किया, आशीर्वाद लिया। बहुत सारे गांव में एक ऐसी कब्र है, उसको फिर उसको वो बना देते हैं समाधि जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग कब्रिस्तान या उसमें ले जाते हैं। दिल्ली में तो संभव नहीं है। दिल्ली में संभव नहीं, दिल्ली में नहीं संभव, लेकिन गांव में ऐसा है। हाँ, जहाँ पर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, जगह खुली है, तो वहाँ तो संभव हो सकता है। दिल्ली में काफी लोग करते हैं। मैं इसी कहा से दिल्ली में रहते हुए मुझे आज तक इस बात का नहीं पता था कि अलाउड भी है और इस ढंग से लोग करते भी हैं। बहुत लोगों की लाश, बहुत लोग जो चाहते हैं कि हमारे खेत में ही उनको वो करते हैं, वहाँ एक समाधि बना देते हैं।
और खेत में आना जाना हुआ तो देखते हैं कि हाँ वो समाधि है, आदमी सुबह जाते हुए नमस्ते करता है, आते हुए आशीर्वाद लेता है। क्यों ना, हम माता पिता के कान से हैं, हम जो कुछ में अपने माता पिता के कान से। बिल्कुल बिल्कुल। अब धुरंधर 2 कब देखने वाले हो? हम इधर काफ़ी दिनों से फिल्म नहीं देखे। यही मेरा क्वेश्चन था कि आप फिल्में देखते हो नहीं देखते हो? नहीं, धुरंधर और 1 देखी, धुरंधर 2 देखने वाले हो नहीं हो? आपका दिनचर्या है कि क्या आपको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, या इसकी जगह पे हम लोग कुछ और अपना समय कहीं और डाल सकते हैं? नहीं, देखिए जितनी भी ये फिल्में बनती हैं, कहीं ना कहीं फिल्म बनाया क्यों जाता है, कोई न कोई मैसेज देने के लिए। और बहुत सारी फिल्में किसी न किसी रियल स्टोरी पे ही होती हैं, किसी की बायोग्राफी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मेरे साथ जो ये बात है, मेरे पास फिल्म देखने के लिए समय ही नहीं है। और मेरे पास मेरा मतलब भी यही था कि आप क्या फिल्में देखते हैं, नहीं देखते? अगर देखते हैं तो क्या समय है आपके पास? नहीं, मैं जिस ढंग का आपका व्यक्तित्व है, जिस ढंग से आपके ऊपर कार्य दिया हुआ है, कि आप समय निकाल पाते हैं 3 घंटे 4 घंटे आने जाने का, सब कुछ मिलाकर? नहीं, हम फिल्म नहीं देखते। मैं करीब 20 साल से फिल्म नहीं देखी है। क्या बात है! लेकिन मैं खुद ही फिल्म बना रहा हूँ, दिन भर काम करता हूँ, मैं खुद ही एक्टर हूँ, मैं सोशल एक्टर हूँ। दिन भर तो मैं खुद ही फिल्म में सोशल एक्टिंग करता हूँ, किसी समस्या हल कर रहा हूँ, कहीं मौके पर जा रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ। तो मैं तो दिन भर फिल्म ही बनाता हूँ। तो इसका मतलब आप स्टेज पर्सनैलिटी है, हाँ, ऑडियंस पर्सनैलिटी नहीं है। यस। आप हिस्ट्री क्रिएटर है, हिस्ट्री रीडर नहीं है। आप इंजन है, आप बोगीज कंपार्टमेंट नहीं है। Yes. आप क्रिएटर हैं, कंज्यूमर नहीं है। आप कैपिटल सी हैं, स्मॉल सी नहीं है। स्मॉल सी है जो कि धुरंधर देखता है, जो कैपिटल सी होता है वो धुरंधर बनाता है। हाँ, और इसका के पीछे यही है, शॉर्टेज ऑफ टाइम। उस जितने देर में हम 3 घंटा पिक्चर देखेंगे, 2-1 मैसेज लेके आएंगे, इतने में तो 15 मैसेज क्रिएट कर देंगे सेवा करके समाज का। इस पॉडकास्ट से भी आपके कान से कितने हजार लोगों को, लाखों लोगों को सीखने को मिलेगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर हम लोग को यूपीएससी को क्लियर करना है, हमने आगे बढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो ये एक रास्ता हो सकता है जो डॉक्टर हीरालाल ने लिया है। फिल्में तो आपको पसंद नहीं है, म्यूजिक? मेरा 2 साइड बहुत खराब है। हाँ, गेम और ये कल्चरल। हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं कल्चर में पोस्टिंग हो गई मेरी। अच्छा, कब की बात है ये? ये बात है 10 साल पहले की। मैं डायरेक्टर कल्चर बन गया और स्पेशल सेक्रेटरी कल्चर, जिसका आपको पसंद नहीं था। नहीं, कल्चर मुझे मेरी 2 चीज़ बहुत ख़राब है मुझे एक्सेप्ट करने में। मुझे गेम कुछ नहीं आता, ना मैं गेम जानता हूँ और ना वो। लेकिन एक्सरसाइज और योगा आप करते हो। हाँ। गेम्स नहीं, एक्सरसाइजेज एंड योगा। हाँ, दैट इज फॉर वेलनेस, दैट इज फॉर हेल्थ पर्पज। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं खेल, देखिए कल्चरल एक्टिविटी और गेम का सीधा लेना देना आपके हेल्थ से है। अगर आप कल्चरल एक्टिविटी करते हैं तो इट इज ए वेलनेस, वो आपके अंदर से निगेटिव ऊर्जा निकालती है। और अगर आप कोई खेल खेलते हैं तो आप फिजिकली फिट होते हैं, वो भी वेलनेस है। और ये दोनों चीज़ करना चाहिए आदमी को। मैं नहीं करता हूँ, ये मेरी अच्छी चीज़ नहीं है, ये मेरे अंदर ये कमी है, ये मेरे अंदर कमी है। मैं इसको बहुत। कोई कमी नहीं है, मैं भी गेम्स नहीं खेलता, मैं भी म्यूजिक नहीं सुनता। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं जिम जाता हूँ, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी ढेर सारे गाने गाता हूँ, लेकिन गाने सुनता नहीं हूँ। हाँ, एक ही बात है। हाँ, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। हाँ। लेकिन मैं जब अब वहाँ गया तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैं क्या करता, वहाँ 10-12 विभाग नाटक। अच्छा, कितने महीने तक आपकी पोस्टिंग रही वहाँ पर? मेरी पोस्टिंग रही 9 महीने तक। महीने ही रही होगी, साल तो नहीं हो सकती। हाँ, 9 महीने मेरी पोस्टिंग थी। अब मेरे सामने एक नया चैलेंज था कि उस विभाग का मेरे को जब कोई जानकारी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं उस विभाग को कैसे चलाऊँ। आप ये बताइए, वो उस विभाग को मैंने इतना अच्छा चलाया तो मैं करता क्या था। संगीत नाटक अकादमी, भारतीय नाटक अकादमी, यूनिवर्सिटी, जैन के नाम, बौद्ध संस्थान, जैन धर्म संस्थान, ऐसे 10-12 संस्थान थे। तो मैं क्या करता था, उससे जुड़े जितने भी लोग थे, जैसे बौद्ध संस्थान के जितने भी प्रोमिनेंट लोग थे, जो भी थे, उनसे के साथ मैं बैठक करता था। एक तरफ अपने स्टाफ को बैठाता था, मैं उनसे कहता था समस्या बताओ, और समस्या नोट कराता था। और दूसरा अपने लोगों से वहीं पंचायत करके समस्या क्या है, क्या समाधान हो सकता है, कौन नियम आड़े आ रहा है, नियम में क्या बदलाव चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसे मैंने सबकी बैठक की और वहीं से मैं सब सीख गया। क्या कि भाई ये समस्या है। तो मतलब आपका बैठक करवाना, पंचायत कराना, आपका शुरू से ही आपका नियम है कि जो भी काम का हल निकालना है खुद नहीं देना,
सबको बिठाओ ताकि सबकी बात चले, पंचायत पंचायत पंचायत। हाँ, ये बॉटम अप अप्रोच है और दैट यू कैन से कि मेरे थॉट प्रोसेस डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप नहीं है। क्या मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ? डिक्टेटर है जो अपना अपना देता है कि जो मैंने कहा यही चलेगा। हाँ, वो मेरा और नहीं है। डेमोक्रेटिक होता है कि सबकी बात सुनी और उसके बाद हल निकाला। हाँ, और ये अप्रोच बहुत सही है। हाँ, तो मेरा क्या है, सबकी सुनो और कॉन्सेंसस डिसीजन हो, ये नहीं जो सबको वो ऐसा डिसीजन लो जिसमें सबका से हो। क्या और ये निकालना बहुत आसान भी होता है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें पेशेंस की जरूरत होती, थोड़ा टाइम लगता है पंचायत में पेशेंस। मैं भी अपनी क्लास के अंदर, मेरे पास 50, 60, 70, 80 जनों की, 100 जनों की, 200 जनों की क्लास होती है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। और जब भी कभी कोई डिस्प्यूट होता है मैं सबके सामने बात को रखता हूँ, जो सब कहते हैं मान लेता हूँ बात को, और बहुत आसान होता है तो करना। बहुत आसान होता है। पब्लिक डिसीजन बहुत बढ़िया डिसीजन होता है, सबसे बढ़िया होता है। यस, सबसे अभी बढ़िया। मैंने एक किताब पढ़ी कि हमें लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि उनको जीतना चाहिए, इनको जीतना चाहिए, लेकिन जीतता कोई और है चुनाव में। तो इसी पे वो किताब है कि जो पब्लिक ओपिनियन की डिसीजन। इसी किताब की बात कर रहे हैं? नहीं, ये कोई दूसरी ऑथर है। अच्छा, किसी और ऑथर की बात कर रहे हैं। हाँ, उसने कहा जो पब्लिक डिसीजन मास, जैसे कोई चुनाव होता है और वो कोई दुनिया सोचती है रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कुछ और आ गया, रिजल्ट कुछ, तो वो कहीं न कहीं जो रिजल्ट जो पब्लिक डिसाइड करती है बड़ा रिजल्ट को, वो वेल थॉटेड होता है, उसके अपने महत्व होते हैं। हाँ, उसने बताया कि ये पब्लिक कभी डिसीजन गलत नहीं लेती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा छिपा ही होता है जो हम देख नहीं पाते हैं। मतलब यही है कि पंचायत लेनी चाहिए हम। पंचायत जो भी लो, अगर बहुत लोगों के भले का लिए है तो उसके लिए पंचायत उठाओ, पंचायत से निकला हुआ डिसीजन सबसे बढ़िया होता है। यस, बिल्कुल। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्ट्रेंथ क्या है और क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है? लोगों सबसे पहले तो स्ट्रेंथ क्या है आपकी? मेरी स्ट्रेंथ है रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग। आई एम वेरी क्यूरियस टू लर्निंग। आई एम वेरी क्यूरियस। जो कहते हैं ना, जब आदमी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एक जो लर्निंग क्यूरियसिटी होती है, देखने की, सुनने की, लर्न करने की, और वो धीरे धीरे वो बच्चा वो खत्म हो जाती है। वो मैंने मरने नहीं दिया। बहुत बढ़िया। तो मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो लर्निंग की है, क्यूरियसिटी टू लर्न एवरीथिंग। और लर्निंग से नॉलेज होता है, नॉलेज इज पावर होता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है, क्यूरियसिटी टू लर्न। किस चीज़ से आप प्रेरित हो जाते हैं? क्या आपको प्रेरित करता है? जब कोई समस्या होती है, जैसे कोई रोता हुआ आया और मैंने उसकी समस्या हल कर दी। आपके पास तो आते ही सबके सब रोते हुए होंगे, हंसते हुए कौन आता होगा? हाँ, रोते हुए लोग आते हैं, हंसते हुए तो नहीं आता होगा कोई। और तो जो उससे नहीं, कभी कभी जैसे किसी का लड़का हो गया, किसी की शादी हो गया, या शादी तय हो गई, तब भी वो शेयर करता है। नहीं, तब भी वो शेयर करता है, तो हम लोग पीठ ठोंकते, अरे बहुत बढ़िया किया। अब लेकिन ज्यादातर लोग तो आपके बार रोते हुए आते होंगे, प्रॉम को लेके आते, रोते हुए आते। लेकिन जब वो सेलेक्ट होके आता तो हमारी एक आदत है, मैं उसका दूसरा, अच्छा अब आपका लड़का बीटेक सेलेक्ट हुआ, ओके, अब बीटेक करने के बाद उससे कहो कि अगला क्या करेगा, इसका प्लान बनाए। मैं उसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे का राय दे देता हूँ। ये नहीं कि वहीं बीटेक करके वहीं रुक जाए। मैंने एक तो जो चीज़ मिल गई वो तो मिल ही गई, मैं उसको अगला सपना दिखा देता हूँ। अब कह दो कि ठीक है, तो हो ही गया। अब वो उससे कहो कि अगला वो क्या करेगा, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो उससे क्या होता है, उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है, उसको सोचने का एक थॉट मिल जाता है, फूड फॉर थॉट। तो वो जो रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है, तो उससे जो प्लेजर मुझे मिलती है, वो ऊर्जा जो मिलता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। मज़ा ही कुछ और है। वही मेरी प्रेरणा है। हाँ। आपको असली खुशी किस चीज़ से मिलती है? लोगों की मदद करने से। जब मैं लोगों फिर तो हम लोग इस बात के ऊपर एक जादू की छप्पी लेंगे। क्यों? मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों की मदद करके। यही और सोशल जो जिस सेवा में हम आए हैं, ये सोशल वर्क है। और सोशल वर्क का मतलब होता है लोगों की सेवा करो, और वो जो सेवा से जो प्लेजर उसको मिलता है, वही आपका रिजल्ट है। बिल्कुल, देयर इज अ प्लेजर इन गिविंग। मैं इसको कहता हूँ, हमेशा देने में खुशी मिलती है। यस, ये हर इंसान जानता नहीं, बेवकूफ़ होते हैं लोग जो लालों की तरह ला 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 करते हैं। जो देने में खुशी है वो लेने में नहीं है। देने वाला दानी कहलाता है, लेने वाला कर्जदार होता है। तो कर्जदार नहीं बनना चाहिए, और ना अच्छी चीज़ है। हमने देना है, हमने सोसाइटी को देना है। हमारे पास इतनी उम्र हो चुकी है, हमारा काम भी है, हमारी उम्र भी है कि हमको देना है। बिल्कुल साहब, एक बार और हाथ मिला लें हम लोग। इतना व्यस्त होते हुए भी क्या आप समय निकाल पाते हैं फैमिली के लिए? कौन कौन है आपकी फैमिली के अंदर? मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, और
मेरा परिवार बहुत बड़ा है, अगर आप फैमिली कहेंगे तो ये तो मेरा अपना बायोलॉजिकल फैमिली है, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे पास बहुत लोग हैं और दे हैव गुड फेथ इन मी कि मेरे को कुछ भी हो जाएगा तो मैं साहब को रात के 12 बजे भी फ़ोन करूंगा तो मुझे उठाएंगे, मेरा फ़ोन उठाएंगे, मेरी मदद करेंगे। आपका परिवार, आपकी बेटा बेटी आपके साथ में रहते हैं? हाँ, सब साथ में रहते हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं और सब। आपकी माताजी भी आपके साथ में ही हैं? नहीं, माताजी मेरी गांव में रहती हैं। मेरा एक भाई गांव में रहता है, वहाँ रहती हैं। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं? हाँ, मेरे छोटे भाई गांव में रहते हैं वहाँ। उसमें दिक्कत क्या है ना, वो लोग हमारे इस शहर वाले एटमॉस्फेयर से बिल्कुल उनका रेजोनेट नहीं कर पाते, रेजोनेट नहीं कर। मेरे फादर भी कभी आते थे। अच्छा। तो सुबह आए तो शाम, क्योंकि वो उन्हें एसी पर, उन्हें तो खुला हवा, गाँव की हवा, बगीचा, तो सुबह आए, बहुत मुश्किल से एक आध दिन रुकते थे और नहीं रुक पाते थे, कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो आदमी गांव के हवा, खुली हवा में जी दिया ना, हम लोग तो ये एसी कमरा, बंद कमरा है ना, उससे वो सूट नहीं करता है। ऐसे बहुत लोगों का है। क्योंकि जो जिस चीज़ का आदी हो गया ना, वो दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं रह पाता। बिल्कुल। तो देखिए, इस पर मेरा ये कहना है कि मैं कहता हूँ, अक्सर मैं जब स्पीकिंग में जाता हूँ, पार्टिकुलरली इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं जब कॉलेजों में स्पीकिंग के लिए जाता हूँ बात करने, तो मैं कहता हूँ मैं 10 IAS के बराबर हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी मेरे पास 20 हाथ हैं या 20 पैर हैं। हमने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को प्रैक्टिकल और थियरेटिकल लर्निंग से 20 गुना कर लिया। देखा होगा आपने कि एक आदमी 4 अंडा नहीं खाता, कुछ प्रैक्टिस करके 50 अंडा खा लेते हैं। कोई एक आदमी 50 किलो नहीं उठाता, कोई आदमी 5 कुंटल उठा लेता है बाई प्रैक्टिस। तो बाई प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग, थियरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, मैं बीटेक और एमटेक तो नौकरी में आने के पहले किया। उसके बाद मैं अमेरिका जाके 1 साल पढ़ा, MBA किया। ये तो पता है इंशाल्लाह मुझे। नहीं, मैं सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया 1 साल रह के। कौन से सन की बात है ये 2009-10 की बात है। अच्छा, IAS होते हुए भी? IAS होते हुए एक स्कीम है DOPT की ट्रेनिंग की। अच्छा, ओके। उसमें मैं गया था। बहुत सारे पूरे 1 साल वहाँ पर रह के आया? हाँ, 1 साल पूरा रह के पढ़ाई करके मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट, फिर वहाँ से आके PhD किया। फिर इस समय मेरी DLIT कंप्लीट हो गई है, थीसिस सबमिट कर रहा हूँ। तो ये तो मेरी थियरेटिकल लर्निंग है। और प्रैक्टिकल लर्निंग ये मैं करता हूँ, जैसे गाँव में जाना। जब आप स्पीकिंग भी करने जाते हो तो आपको तैयार, मैं कहीं भी कुछ करने जाता हूँ तो मैं तैयारी करके, अचानक कोई टॉपिक होगा, स्नेक बाइट डे है। अब स्नेक बाइट डे है तो उस पर बाकायदे मैं अपने ऑफिस वालों से कहता हूँ, रिसर्च जो टीम है, भाई मुझे इस पर टॉपिक पे मुझे दो। कैंसर डे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो इसी बहाने वो मुझे पढ़ने को पड़ता है कि मुझे वहाँ के बोलना है, कुछ अच्छा बोलना है, कुछ नया बोलना है। ये मेरी हॉबी है स्पीकिंग की। घिसा पिटा चीज़ आई डू नॉट लाइक, आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली। तो उसके लिए इसी बहाने मैं पढ़ता हूँ। तो जितने डिफरेंट टॉपिक पर मुझे इनवाइट करते हो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं बाकायदे उस पर रिसर्च करता हूँ, उसके रिसर्च पेपर, उसके वीडियो, ऑडियो, PPT सब पढ़ के जाता हूँ। तो ये भी लर्निंग हुई। तो इस दोनों तरह थियरेटिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग से मैंने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा ली है। और मेरा काम करने का जो कैपेबिलिटी है वो कई IAS के बराबर है। तो आपके काम के अंदर, जब आप काम करते हैं ऑफिस के अंदर जाकर, तो आपको हर बार डिसीजन लेना होता है, ढेरों डिसीजन लेते हो, तो क्या काम आता है? आपका एक्सपीरियंस या आपकी की हुई स्टडीज जो आपने की थी? दोनों काम आता है और दोनों को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना चाहिए। स्टडी की भी अभी मैंने आपको बताया, आप स्टडीज करते हैं, आपने बताया था। हाँ, कि मैंने अभी कंटिन्यूअस स्टडीज करता हूँ और कंटिन्यूअस डिफरेंट डोमेन में काम करके मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर आप दोनों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं तो आपको बहुत फास्ट डिसीजन होंगे, एक्यूरेट डिसीजन होंगे, प्रोडक्टिव डिसीजन होंगे, कभी बैकफायर नहीं करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। तो दोनों ज़रूरत है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो आप लॉजिक सोचते हो या जो मन में आता है कि यार ये सही है, इंस्टिंक्ट, आप किस पे जाते हो, लॉजिक पे या इंस्टिंक्ट पे? लॉजिक पे। पक्की बात? Yes. कभी इंस्टिंक्ट पर जो अंदर की आवाज आ रही है, यार ये सही है, लॉजिक नहीं, ये सही होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मैथ का आदमी हूं और रीजनिंग ही मेरा, रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग ही मेरा 2+2 4 है, 2+2 5 नहीं हो सकता। तो बिना रीजनिंग के मैं कोई डिसीजन नहीं लेता। रीजनिंग और रीजनिंग, वेल थॉटेड रीजनिंग, कंसल्टिंग रीजनिंग, मतलब बाकायदे उसको लोगों से कंसल्ट करके उस रीजनिंग पे डिस्कशन करके
बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि जब मैं अपने मित्रों से कंसल्ट करता हूँ तो जैसे मैंने एक डिसीजन ले लिया कि साहब जो है ये मैं करूँगा, मैंने अपने जो जिसको मैं जानता हूँ कि मुझे उस मैटर पे राय दे सकता है, मैंने उसको भेजा। फिर वो लॉजिकली मुझे समझाता है कि देखिए इसमें ये दिक्कत ये होगी। इसका क्या मतलब हुआ, जो जिस लॉजिक पे मैंने लिया था डिसीजन और वो जो मुझे समझा रहा उसका लॉजिक मेरे से बेहतर हुआ, मैं अपने डिसीजन को तुरंत विड्रा करता हूँ। मैं अपने डिसीजन विड्रा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपग्रेडेड लॉजिक मिल गया। तो मैं उसमें कोई ईगो नहीं कि भाई ये हमसे कम पढ़े लिखे, हमने तो उनको दिया ही इसीलिए था कि हमें हमारी लॉजिक को ज़रा देखो कि ये लॉजिक ठीक है या इस लॉजिक में कुछ तब्दीली है। मैंने बहुत सारे अपने ऐसे डिसीजन, मैंने कोई डिसीजन लिए और दूसरे को भेजा और मैंने उससे उस पर राय ली कि ये है, मेरी ये डिसीजन है, शुड आई गो टू इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन और शुड आई रिकन्सिडर इट और कैंसिल इट। मैंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन अपने कैंसिल किए हैं। सफलता के लिए क्या ज्यादा जरूरत है, परफेक्शन या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। परफेक्शन नहीं? नहीं। क्यों नहीं? परफेक्ट तो होना चाहिए डिसीजन हमारा। परफेक्शन के चक्कर में आप पड़ेंगे ना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। ये कहा जाता है ना, भगवान ही आइडियल। व्हाट इज द परफेक्शन? परफेक्शन मतलब 100%। और वो केवल ये हम मानते हैं कि भगवान ही परफेक्ट है और तो कोई परफेक्ट है नहीं। इसीलिए कहते हैं इफ़िशियंसी 100% हो ही नहीं सकती है, बिलो ही होती है। जितना अगर आपने 100 इन किया तो 100 हो आउट सकता नहीं। है। हमारे हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं करते, वो परफेक्शन कर रहे हैं, तो वो सही है वो गलत है? गलत है। इसीलिए तो ऐसे क्या बात करते हैं? ऐसे मत कहिए। देखिए ऐसे मत कहिए। वो सब बच्चे बेकार हैं, वो गलत हैं जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, वो जो परफेक्शन की तलाश में सोचे जा रहे हैं, एक दिन करूंगा, एक दिन करूंगा, एक दिन करूंगा। तब तक उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो कहाँ फायदे में रहे। आप ही की बात अगर मान लें, इसी में रहेंगे, एक वो परफेक्शन ना मिलेगा ना वो डेस्टिनेशन मिल जाएगा ना, एक दिन तो मिल जाएगा उनको। भाई परफेक्शन तो ना मैथ में है ना फिजिक्स में है, और हम लोग सोशल साइंस में भी ये कहते हैं भगवान के अलावा कोई आइडियल किसको? परफेक्शन मीन्स आइडियल। तो आइडियल चीज़ें तो वो आइडियल भी क्या होता है? जैसे कहते हैं वो ईमानदार हैं। आप ईमानदारी की परिभाषा में बताइए, कहाँ लिखा, हम पढ़ लें। ईमानदारी एक वर्ड है, ये कहीं एक आइडियलिज्म है। तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि क्यों नहीं बच्चे आज के एग्जीक्यूट करते, वो क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं वो करते? वो सोचते ज़्यादा हैं, एक दिन करूंगा, एक दिन परफेक्ट हो जाऊंगा, एक दिन मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वो एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या कमी है? क्या करें वो बच्चे? देखिए, कोई एक्शन लेके रिजल्ट पाने, उनके मन में डर है कि मैं भी हजारों बच्चों को आज तक पढ़ा चुका हूं। सबसे बड़ी समस्या जो है डॉक्टर साहब यही है, बच्चे एग्जीक्यूट नहीं करते। देखिए, एजुकेशन के लिए टीम चाहिए और टीम के लिए एसोसिएशन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए। हमारे यहाँ पार्टिकुलरली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में हम अकेले करेंगे, अकेले जोतेंगे, अकेले बोएंगे, अकेले काटेंगे, अकेले बेचेंगे। आप चले जाइए गुजरात में, 4 लोग मिलते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कंपनी कर दिया, वहाँ एसोसिएशन। इसीलिए आप चले जाइए महाराष्ट्र में, वहाँ 4 लोग। अब एसोसिएशन कोलैबोरेशन के लिए मिलना पड़ेगा। आप सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, जो भी इस तरह की सिटी है, शाम को लोग अपने घर पे खाना नहीं खाते। 4 लोग किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में इकट्ठा होंगे और खाना खाएंगे, वहाँ बिजनेस की बात होगी और वहाँ वो एसोसिएशन कोलैबोरेशन करते हैं। हम चाय की टपरी पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कैफे कॉफी डे के अंदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब शराब पे भी होती है। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं मिलने के। यहाँ कोलैबोरेशन एसोसिएशन नहीं है, इसलिए अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, गोवा, तमिलनाडु, ये मैंने खुद देखा है। आप बॉम्बे में जाकर देख लीजिए, शाम को सारे बहुत रेस्टोरेंट और होटल हैं और सब भरे रहते हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा है? कोलैबोरेशन हो रही है, कोलैबोरेशन हो रही है, एसोसिएशन हो रहा है, बिजनेस धंधे की बात हो रही है। और वहीं हो सकता है कि वो खाने पर हो सकता है, चाय की टपरी पर हो सकता है, कॉफी पर हो, या सिर्फ एक गिलास पानी के ऊपर हो सकता है, या फिर शराब से भी होता है। सभी जगह से आपके कितने क्लब भरे हुए होते हैं, बिल्कुल कार्ड्स खेल रहे हैं, लेकिन अपने धंधे की बातें भी हमारे यहाँ क्या जिम के अंदर हो सकते हैं। कोलैबोरेशन जब से आपका AI नेटवर्किंग, इसको नेटवर्किंग भी कहते हैं। जब से आपका AI आया और ये सोशल मीडिया आया, तब से तो बस आदमी मोबाइल में है, वो किसी से मिलने नहीं चाह रहा। और जब तक वो मिलेगा नहीं, तब तक उसको ताकत का एहसास नहीं होगा। ताकत का एहसास नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो फेल होगा। तो बिना कर्म के कुछ मिलने वाला नहीं है तुम्हें। सोच के बैठो कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। कर्म करना जरूरी है।
कोलाब्रेशन एसोसिएशन जरूरी है, इसके लिए मिलना जरूरी है। तो लोगों को मिलने की आदत आनी चाहिए। हमारा भी तो कोलैबोरेशन है आज का। बिल्कुल कोलैबोरेशन तो है, बिल्कुल कोलाब्रेशन है। बिल्कुल एंड collaboration। आई हैव टू मच बिलीव इन कोलाब्रेशन एंड एसोसिएशन। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि आपको अगर आराम चाहिए तो चारपाई चाहिए, तो चारपाई में चार पाई मतलब 4 लोगों को तो मिनिमम इकट्ठा होना है। क्या अगर आपने चारपाई नहीं बनाई तो आपको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कंफर्ट चाहिए तो चारपाई बनाना। अगर आपको कुछ करना है तो तो एसोसिएशन। हाथ तुम्हारा एक बार और मिल सकता है इस बात पे भी। बहुत सारी बातें मिल रही हैं हम लोगों की। परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए? शांति, पीस और प्रेशर। क्या प्रेशर में काम होता है या देखिए, सिर्फ शांति से ही काम हो सकता है? परफॉर्मेंस के लिए सब कुछ चाहिए, प्रेशर भी चाहिए, शांति भी चाहिए, दोनों चाहिए। शांति में आपकी प्लानिंग बनती है और स्ट्रेटजी बनती है, और प्रेशर उसको स्पीड देता है। क्या अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो धीरे धीरे करेंगे तो वो फिर वो काम महीनों लग जाएगा। महीनों लग जाएगा। तो परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर, इसीलिए कहते हैं टाइम लाइन फिक्स कर दो। टाइम लाइन प्रेशर ही तो है। टाइम लाइन फिक्स Pressure करने का मतलब टू क्रिएट प्रेशर। हाँ, टू क्रिएट प्रेशर। तो अगर टाइमलाइन नहीं होगी तो काम तो फिर होगा ही नहीं ना। हाँ, तो प्रेशर और शांति बोथ आर नीडेड टू परफॉर्म। हाँ, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क या दोनों? दोनों। हार्ड वर्क स्मार्ट, डू स्मार्ट वर्क बाय हार्ड वर्क, अच्छा, डू स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क। विथ हार्ड वर्क टू मिनिमाइज द टाइम। कोई एग्जांपल से बताइए। स्मार्ट वर्क का मतलब फिर मेरी वही कहानी, स्मार्ट वर्क तभी आएगा जब वो टीम में आप काम करेंगे। अगेन वही मेरी बात आ जाएगी पंचायत। आप स्मार्ट वर्क अकेले कर ही नहीं सकते, वो स्मार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगल माइंड काम करेगा। अगर टीम काम करेगी तो मोर देन वन माइंड काम करेगा, तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, टाइमिंग घटेगी, वो स्मार्ट हो जाएगा। हाँ। अब आपको उसको एक अकेला चना फाड़ नहीं पड़ता, नहीं कर एक सकता, अकेला चना सारा फाड़ चना नहीं नहीं पड़ता, फाड़ सकता। कहावत भी है। और फिर उसको स्केल अप करना है, हाँ। तो स्केल अप के लिए हार्ड वर्क चाहिए। तो मान लीजिए- टीम वर्क वर्क्स। हाँ, टीम वर्क वर्क्स एंड टीम वर्क्स विथ हार्ड वर्क इज इफेक्टिव एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। इज इफेक्टिव टीम वर्क। टीम वर्क। तो एज ए डीएम या ऐसे सेक्रेटरी आप खुद काम करना पसंद करते हैं या आप टीम के ऊपर ट्रस्ट करके उनसे काम करवाना पसंद करते हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि पहले मैं खुद काम कर चुका हूँ, क्योंकि जब तक आपको काम के बारे में नहीं आएगा नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप टीम से काम कराएंगे तो ना आपका टाइमलाइन मिलेगा ना क्वालिटी मिलेगी। तो सबसे पहले तो काम खुद जानो, खुद करो, खुद झाड़ू लगाओ, खुद टाइप करो, एवरीथिंग यू नो एट फर्स्ट हैंड योरसेल्फ। और उसके बाद फिर आपको करना नहीं है, करवाना है। तो बोथ इज नीडेड टू परफॉर्म। मतलब समझ जाओ कि कैसे काम करवाना है। यस। अगर आपको काम करवाना है तो पहले खुद करो, उससे काम करवाना आ जाएगा। नहीं तो आप करवा ही नहीं पाएंगे ना, वो आपको क्वालिटी नहीं वो आ पाएगी, टाइमलाइन आप नहीं मेल कर पाएंगे, और जो आप चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। लेकिन और आप उसको, आपकी पकड़ ही, जिसको कहते हैं ना, आपकी पकड़ ही नहीं बनेगी काम पे। तो पहले काम पे करके पकड़ बनाइए और फिर दूसरे से करवाइए। कैरेट या स्टिक? दूसरे से काम करवाने के लिए आप उनको प्रोत्साहन देना शुरू करते हैं, प्रोत्साहन दे करके काम करवाते हैं, या फिर डंडे से? देखिए, कैरेट और स्टिक। हाँ, कैरेट स्टिक, इसको मैं दूसरी तरह से कहता हूँ कि वी हैव टू टाइप ऑफ पावर्स, पावर ऑफ प्यार एंड पावर ऑफ पनिशमेंट। पावर ऑफ पनिशमेंट एंड पावर ऑफ प्यार। तो पावर ऑफ प्यार आपका हो गया कैरेट, और पावर ऑफ पनिशमेंट हो गया स्टिक। मेरा उसी का ये दूसरा वर्जन है। तो माई फिलॉसफी, जो मैं काम करता हूँ, मैं पावर ऑफ प्यार से करता हूँ। जो आदमी प्यार से नहीं करा पाया वो स्टिक से नहीं करा सकता। प्यार में वो ताकत है कि कुछ भी हो सकता है, स्टिक में वो ताकत नहीं है कि वो कर जाए। बहुत सारे लोग स्टिक का मतलब है जैसे आपके ऊपर कोई टैक्स लगा दे रहा है ज़बरदस्ती, कोई किसी घर में जा करके उठा ला रहा है, अपना पावर का दुरुपयोग कर रहा है, दैट इज स्टिक। ठीक है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। और जो काम प्यार से हो सकता है वो पावर ऑफ पनिशमेंट से नहीं हो सकता। और मेरा जो हथियार है वो पावर ऑफ प्यार है,
पावर ऑफ पनिशमेंट नहीं है। पावर ऑफ पनिशमेंट केवल दिखाने के लिए देखते रहो, हाँ ये है, लेकिन उसको यूज नहीं करना। आई बिलीव इन ब्लडलेस सर्जरी। हाँ, ब्लडलेस सर्जरी, ब्लडलेस सर्जरी, ओके। Yes. मतलब खून खराबा नहीं होना चाहिए, हाँ, सर्जरी भी हो जाए हाँ। और सारा खून भी ऑपरेशन ना हो जाए, निकले। लेकिन खून भी ना निकले। हाँ। हाँ, तो मेरा ऑप्शन है ब्लडलेस सर्जरी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कैरेट हो, अप्रिसिएशन हो, तारीफ हो, क्रिटिसिज्म ना हो, उसकी कमियां ना और निकाले। आप ये सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि आज तक मैंने किसी को कोई सज़ा नहीं दी है। आज तक चाहे छोटी चेतावनी और ये एडवर्स एंट्री, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, मैंने अपने कलम से किसी को कोई सज़ा नहीं दी। अगर मैं मान लीजिए कहीं पोस्ट पे हूँ, मजबूरी में दिखाने के लिए, डरवाने के लिए, काम कराने के लिए किसी को एडवर्स एंट्री दे दिया, जिस दिन मेरा ट्रांसफ़र होता है तो सबसे पहले मैं 2-4 या 1-2 जो देते हैं पहले उसको बुला करके उसको नल एंड वाइड करता हूँ। क्या कि मैंने देखा कि अब इनमें सुधार हो गया, ये हो गया, अब वो जो पहले सज़ा दी गई थी उसको निरस्त किया जाता है। आज तक मैंने किसी को कोई सज़ा नहीं दी है। पावर ऑफ प्यार का ही उपयोग किया, लेकिन बीच बीच में ये चमकाने के लिए जो बहुत ही गुस्सा दिखाते होंगे। हाँ, दिखा गुस्सा करके करते नहीं होंगे, गुस्से की एक्टिंग करते हाँ होंगे। करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है 5% लोग चाहे कुछ भी कर लो नहीं सुधरेंगे और उनसे भी काम लेना है। हाँ। तो काम लेने के लिए वो उनको इसको कहते हैं चमकाना। हाँ। उनको ये चमकाते हैं, लेकिन जाते जाते उनको भी साथ में लेके जाते हाँ, उसको भी नल एंड वाइड करके जाते। मैंने आज तक किसी को कोई सजा नहीं दी है। यूपीएससी स्टूडेंट्स को क्या देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म सक्सेस, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म कुछ होता नहीं है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का एक स्टेप है। जैसे मान लीजिए एक छत पे चढ़ना है तो आप वो जो एक स्टेप होता है तो शॉर्ट टर्म हो गया, और लॉन्ग टर्म हो गया। जब सारे शॉर्ट टर्म को आप जोड़ोगे तो लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म का ही काम स्टेबल, हम कहते हैं सस्टेन करना है। तो सस्टेन का क्या मतलब हुआ कि लॉन्ग टर्म वाला काम करो। हम गए एक जगह, 1 साल सूखा, 1 साल पानी की समस्या हल कर दिया और हम हट गए और पानी की समस्या फिर वैसे को वैसे रह गई। तो हमारी जो SOP होनी चाहिए या जो हमारा एक्ट होना चाहिए या जो उसका रिजल्ट होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप मेरी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो सब स्टूडेंट जो कि यूपीएससी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो सब स्टूडेंट्स, वो सब लोग जो आगे बढ़कर अपने आप को आपके शूज़ में डाल के दिखना चाहते हैं। देखिए 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक कमर्शियल माइंडसेट, एक सोशल माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सोशल है तभी आप इसमें आइए, तभी आप इस सेवा को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपका माइंडसेट रुपया कमाने वाला है, धनी बनने वाला है, तो आप सेलेक्ट भी आएंगे और यहाँ तो फिर आप गलत काम करेंगे, फिर FIR और बिला वजह के बवाल होंगे, आप इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप एसेस करिए कि आपका माइंडसेट कौन वाला है, सोशल थॉट माइंडसेट है या कमर्शियल माइंडसेट है। अगर आपका सोशल थॉट है तभी इधर आइए, और नहीं तो मान लीजिए आपने सेलेक्ट भी हो गए तो आप फिर नौकरी के बाद भी इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंजॉय नहीं करोगे, सिर्फ पैसा कमाते रहोगे, टेबल के नीचे हेराफेरी करोगे, करप्शन करोगे, दिक्कतें बहुत झेलोगे। आप देख ही रहे हो कि FIR, सस्पेंशन, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सब कुछ होता है। तो मेरा तो मैसेज आपने किया भी, कुछ अचीव भी किया, लेकिन वहीं पर पैसे के लालच में दूसरों की गाड़ियाँ देखकर, दूसरों के बंगलों को देखकर अपने ही व्यक्तित्व के अंदर आपने एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। हाँ, वो इसलिए ना क्योंकि आपकी शुरुआती चयन आप थे, तो हाँ। आप थे मैथ वाले, आपने बायोलॉजी पकड़ ली, आप थे बायोलॉजी वाली, आपने मैथ पकड़ ली। तो आपका थॉट प्रोसेस, 2 ही थॉट प्रोसेस है, कमर्शियल या सोशल। बहुत बढ़िया जी। तो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इतना समय निकाला। कहाँ तमिलनाडु से कहाँ बेंगलोर गए, सुबह सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं आज। उसके बाद बेंगलोर से जाके आपने फ़्लाइट पकड़ी, आप दिल्ली आए, दिल्ली में आप फिर यूपी के भवन में गए, वहाँ से तैयार होकर आप यहाँ पर आए हैं। बहुत बढ़िया। इतना इंस्पिरेशन जो मुझे आपसे मिल रहा है आज यहाँ बैठ करके, मुझे कभी नहीं मिला। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और मैं चाहूँगा हम लोग 3-4-5 महीने के बाद एक और पॉडकास्ट करें और आपकी लाइफ में जाकर हम लोग निकालने की कोशिश करें कि किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुँचे, आपकी जर्नी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया, इतना समय निकाल के आप यहाँ पर आए। थैंक यू जी, थैंक यू। हम चाय लेते हैं, काफ़ी नहीं लेते, लेकिन हम ओके। कॉफ़ी का सिर्फ टेस्ट है, कॉफ़ी नहीं है ये। हाँ। पिला दो इनको। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दूसरी कॉफ़ी नहीं लूँगा। प्रिकॉशन नॉट क्योर। भाई साहब क्वेश्चन चल रहा है, आप तो बीच में आ गए हैं। बेटे मुझे एक और दे दो। ये थोड़ा सा ले लीजिए आप, इसी में से आधा। नहीं। अरे क्या है, गिलास का साइज तो देखिए ना।
गिलास का साइज तो अरे देखिए बेटा, आप। सुनो, हम बहुत- अरे गिलास का साइज तो अरे देखिए। मौके पे-